साथियों नमस्कार। आजकल संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में भी लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल गई है। विशेष तौर से इंडिया में तो अभी बहुत ही ज़्यादा है। और लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको प्रैक्टिकली लक्षण दिखाए थे कि देखिए ये लंपी स्किन डिजीज़ है। और फिर अगले वीडियो में हमने उसका ट्रीटमेंट भी बताया था। वो दोनों वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लें। लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जो कंप्लीट जो छुपी हुई जानकारियाँ हैं वो सारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसके नाम से कि इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है वो रखा गया है LSD, यानी इसको पूरा अगर हम कहें तो इसका नाम रहेगा लंपी स्किन डिजीज़। लंपी, ये लंपी थोड़ा सा वर्ड आप पकड़ना, इस वर्ड को पकड़ना, देखो LUMPY, लंपी, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संपर्क इसका लिम्फ नोड से भी हो सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर चकते हो जाते हैं, इसीलिए जिनको हम लिम्फ बोलते हैं। इसी तरीके से इसका नाम जो है वो कहा गया है लंपी स्किन डिजीज़। ये हो गया इसका नाम, लंपी स्किन डिजीज़। अब ये चूँकि यहाँ भारत में नई है और खोज चल रही है कि एक्चुअली ये जो है वो किस कारण से हो रही है, लेकिन जो प्रमुखतया से जो बड़ा कारण हमें मिला है वो है कि ये एक वायरल बीमारी है। क्या है ये एक वायरल बीमारी है। अब ये जो वायरल बीमारी है इसका मतलब वायरल डिजीज़ कह देंगे हम, इसका मतलब ये वायरस से फैलती है। तो वो वायरस कौन सा है? उस वायरस का नाम है LSDV। अब LSDV क्यों कहा गया है? लंपी स्किन डिजीज़ ये फैला रहा है और वायरस है, इसीलिए इसका नाम कह दिया गया LSDV, यानी लंपी स्किन डिजीज़ वायरस। बस सिंपल सा नाम इसे दे दिया गया। ये जो वायरस है इसका अगर ग्रुप हम देखें तो जो गायों में जो पॉक्स बीमारी फैलाता है ना, पॉक्स, भेड़ों में पॉक्स फैलाता है, उसी ग्रुप का ये वायरस है। यानी इसकी अगर फैमिली की हम अगर बात करें, इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है वो पॉक्स विरिडियाई ही है, पॉक्स विरिडियाई। तो इसकी फैमिली मैं आपको बता देता हूँ कि वो है विरिडियाई। पॉक्स विरिडियाई फैमिली का ये एक वायरस है जो कि LSDV के नाम से हमारे यहाँ जाना गया, और इसके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये बीमारी जो है वो किन जानवरों में ज़्यादा होती है, तो अभी हमारे भारत में ये बीमारी गायों में ज़्यादा देखी गई है। यानी कहाँ ज़्यादा हो रही है ये हो रही है गायों में ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये गायों में ज़्यादा हो रही है। हालांकि कुछ एक केसेस अन्य जानवरों के भी आए हैं, लेकिन गायों में ये ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात इसकी बहुत अच्छी है और वो ये है कि ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये इंसानों में नहीं फैलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जूनोटिक नहीं है। बस ये अच्छा है इसका कि जूनोटिक नहीं है। गायों में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है, और ट्रांसमिशन का जो माध्यम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रांसमिट किससे होती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखिए, अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो नंबर 1 जो ट्रांसमिशन का जरिया है वो है संपर्क से, यानी एक दूसरे के संपर्क से फैलती है। स्किन से टच हुआ नहीं और किसी दूसरी को हुआ नहीं। तो नंबर 1 हम ट्रांसमिशन में ले सकते हैं संपर्क, यानी ये बीमारी जो है वो संपर्क से फैलेगी एक दूसरे में, एक दूसरी गायों में। एक गाय आई, उसके संपर्क में कोई दूसरी गाय आई तो हो गई, या फिर उसका जूठा भी खाया तो उस वजह से भी हो सकता है। वही एक संक्रमण, जो संपर्क का जरिया जो है वो हो सकता है जो इसके संक्रमण को आगे से आगे फैलाता है। इसके अलावा अगला अगर हम लेते हैं तो वो है संपर्क। जैसे मैं सीधा संपर्क बोल देता हूँ तो त्वचा से हो गया, डायरेक्ट जो संपर्क होगा वो त्वचा से ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी गाय संक्रमित हुई है उस संक्रमित का जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है, यानी संक्रमित पशु के डिस्चार्ज से, अब वो डिस्चार्ज क्या हो सकता है आप ही सोचिए
कि संक्रमित का डिस्चार्ज क्या हो सकता है, तो संक्रमित का गोबर हो सकता है, ठीक है, संक्रमित का मूत्र हो सकता है, उससे फैल सकती है, या संक्रमित का दूध हो सकता है, बच्चों में भी ये हो जाती है, यानी माँ में अगर है तो माँ से ये दूध के माध्यम से बच्चों में भी हो जाती है। इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा यहाँ ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ऐसे वाहक भी मौजूद है जो इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वाहक की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर अगर हम बात वाहक की करें कि इसको फैलाने वाले वाहक कौन कौन से हैं, तो वाहक में सबसे बड़ा तो है मनुष्य खुद, यानी हम LSD को एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं। तो नंबर 1 तो है मनुष्य। कोई भी आदमी किसी गाय के संपर्क में आया और वही किसी स्वस्थ गाय के संपर्क में आ रहा है तो ये उससे उसमें फैल सकती है। इसके अलावा मक्खी, मच्छर, जूं, चिंचड़ ये भी कम नहीं है, ये भी सारे इसको फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यानी यहाँ पर हम लेंगे कि इसे मक्खी फैला सकती है, इसे मच्छर फैला सकता है, या इसे जूं चींचड़ भी फैला सकते हैं। यानी ये भी एक दूसरे में, जैसे एक का खून चूसा उस गाय पे बैठे फिर किसी दूसरी गाय पे बैठे तो उनमें खुद में तो होगी नहीं, लेकिन वो वाहक का काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जूं, चिंचड़, मक्खी, मच्छर, मनुष्य ये क्या करते हैं, वाहक का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन में ही बात करें तो कुछ एक गायें ऐसी है जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी होती है, उनमें ये जल्दी से जाती भी नहीं है, और अगर आ भी गई तो ज़्यादा लक्षण प्रकट नहीं करेगी, मतलब थोड़े बहुत लक्षण आकर के ही वो ठीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको कि मैं इस वाहक वाले बिंदु में ही ले लेता हूँ। वाहक के पॉइंट में ही मैं चौथा नंबर लिख लेता हूँ, और वो है इम्यूनिटी का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिसकी इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनिटी यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्ड की बजाय इम्यूनिटी वर्ड जो है उसको लोग ज़्यादा जानते हैं, तो इसीलिए मैं इम्यूनिटी लिख रहा हूँ। लो इम्यूनिटी होगी, उनमें जल्दी होगी पहली बात, जो ही संक्रमण हुआ लक्षण प्रकट कर देगी, और ज़्यादा भी इन्हीं में होगी। जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनमें लक्षण ज़्यादा आएंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जल्दी भी उसी में फैलेगी और ज़्यादा भी उसी में आएगी, ये लंपी स्किन डिजीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, किसी भी बीमारी का जो कारक है, यानी बीमारी को फैलाने वाला है, जैसे यहाँ पर है LSDV यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, जो कि पॉक्स विरिडियाई ग्रुप का है, ये इसको फैलाने वाला है। तो फैलाने वाला जो भी कारक है वो शरीर के अंदर घुसता है, और अंदर घुसने के बाद वो जो लक्षण प्रकट करता है उसके बीच का जो समय है, यानी अंदर घुसा उसके बाद उसने लक्षण प्रकट किए, तो लक्षण प्रकट करने का और अंदर शरीर में घुसने के बीच का जो समय है उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड LSD का है वो होता है 2 से लेकर के 14 दिन का, यानी 2 दिन में भी आ सकती है, तो ये 14 दिन में भी आ सकती है। अधिकतर ये सप्ताह के आसपास का समय लेती है, लेकिन ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें 2 दिन में ही आ गई, और ऐसे केसेस भी मिले हैं जिन्हें 14 दिन में ही तक आ जाती है। तो ये एक वेरिएशन पीरियड है, जबकि 7 से 14 दिन का जो टाइम है वो इसका एग्जैक्ट जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो एक दूसरे में फैलने का जो पीरियड है, जो समय है, वो इतना समय ये ले लेती है। और जब भी लक्षण प्रकट होंगे, अब लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से इसको हम एक और अलग नाम भी देते हैं, जो कहते हैं ढेलेदार त्वचा रोग। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम भी लिख देता हूँ, ढेलेदार त्वचा रोग। अब इसे ढेलेदार त्वचा रोग क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि इससे शरीर के ऊपर चकते से बन जाते हैं कंप्लीटली, जो आपने उस प्रैक्टिकल वीडियो में देखे ही थे कि शरीर के ऊपर एकदम से बड़े चकते से बन गए हैं। तो वो जो चकते बन जाते हैं वो ढेले बन जाते हैं, उन्हीं को हम, उसी की वजह से इसको हम ढेलेदार त्वचा रोग बोलते हैं। तो ये जानकारी थी LSD के बारे में।
इसके लक्षणों के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, प्रैक्टिकली वीडियो, जो कि हमारे वेट्स क्लब चैनल पर है, आप देख लेना। और इसके इलाज के बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, जो कि आपको वेट्स क्लब पर ही उसके जो कमेंट्स के जवाबों में है वो मिल जाएगा। तो दोनों आप देख लीजिएगा। और लक्षण जो है इसके एग्जैक्ट और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर इस वीडियो पर आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो अगला वीडियो मैं इसके लक्षणों को लेकर के बनाऊंगा, जिससे कि कंप्लीट लक्षण जो है वो आपको इस पैनल बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं।